हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रसून बाबा आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 4, जिसके पिछले हमने 4 लेक्चर देख लिए हैं। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम कवर करेंगे राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम क्या है आपका? NPCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। क्लियर? भारत सरकार द्वारा 1976 में, ठीक है, 100% केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। मीन्स इसमें कोई राज्य सरकार का योगदान नहीं है। कैसा है? आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला देश था। मीन्स इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत पहला देश था। क्लियर? किसी देश में बड़ी संख्या में अंधे लोगों देश की खराब सामाजिक आर्थिक विकास और अकुशल क्षेत्र में देखभाल सेवा को दर्शाते हैं। मेनली इसका उद्देश्य क्या था कि जो अंधे लोग रहेंगे या जो दृष्टिहीन लोग रहेंगे वह देश की आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे पाएंगे जितना एक स्वस्थ व्यक्ति रहेगा। इसी का उद्देश्य इसका उद्देश्य था। ऐसा इसलिए क्योंकि 80 से 90% अंधापन या तो इलाज योग्य है या रोका जा सकता है। सबसे पहले अपन इसको डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ये इसमें? इन्होंने क्या कहा है? जो अंधापन है, अंधापन के कारण क्या हो रहा है? सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। कौन? अंधे या दृष्टिहीन व्यक्ति। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि इनमें जागरूकता का अभाव है। जागरूकता का अभाव है। जागरूकता का अभाव कैसा है कि जो 80 से 90% जो अंधत्व है या अंधे हैं जो, उन्हें अभी तक क्या मानसिकता थी? वह इलाज योग्य नहीं है, उनकी मानसिकता यह थी। लेकिन सरकार क्या बोल रही है? 80 से 90% जो अंधे हैं उनका इलाज किया जा सकता है, या उनके अंधेपन को समाप्त किया जा सकता है, या दृष्टिहीनता को समाप्त किया जा सकता है। या फिर क्या किया जा सकता है इनका? एक तो ये है कि इलाज किया जा सकता है। दूसरा है इनका प्रसार रोका जा सकता है। ठीक है, कि इनका और प्रसार नहीं हो, यह और इनका अंधापन बढ़े नहीं। क्लियर? यही बात लिखी है। किसी देश की बड़ी संख्या में अंधे लोग देश की खराब सामाजिक आर्थिक विकास और अकुशल नेत्र देखभाल सेवा को दर्शाते हैं। कि इससे एक दूसरा पॉइंट ये भी होता है, जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास अकुशल रूप से हुआ है, इसलिए ये अंधे लोग या दृष्टिहीन व्यक्ति हुए हैं, या व्यक्ति में दृष्टिहीनता आई हुई है। ऐसा इसलिए कि 80 से 90% अंधापन या तो इलाज योग्य है या रोका जा सकता है। इसके उद्देश्य क्या है कार्यक्रम के? दृष्टिहीन लोगों या अंधे लोगों की पहचान करना। ठीक है, पहचान करने के बाद हम क्या करेंगे? उनका उपचार करेंगे। दृष्टिहीनों की पहचान करना, उनका उपचार करना, हमारे अंधेपन के बैकलॉग को कम करना। कि लोग अंधे मीन्स जो जिन्हें कम दिखता है उन्हें और कम दिखने लगे, ऐसा नहीं करना है। बैकलॉग को कम करना है उनकी पहचान करके। प्रत्येक जिले में व्यापक नेत्र देखभाल सुविधाएं विकसित करना है। ठीक है, उसके बाद नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन का विकास करना है। प्रभावित आबादी को सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, उसके बाद नेत्र देखभाल में स्वैच्छिक संगठनों व निजी भागीदारी को बढ़ाना है। स्वैच्छिक देखभाल और निजी संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। नेत्र देखभाल पर सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त जिले क्षेत्र में उपलब्ध इलाज योग्य अंधेपन के लिए सर्वोच्च संभव उपचार प्रदान करना है। जिले स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर अंधेपन के इलाज का सर्वोच्च जो पैमाना हो सकता है, जो सर्वोच्च सेवा उपलब्ध हो सकती है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त रोकथाम उपचार पुनर्वास के लिए समर्पित संगठनों के बीच रेफरल समन्वय व फीडबैक के लिए तंत्र स्थापित करना है। क्लियर? ये आपके हो जाएंगे। उसके बाद इसे की उपलब्धता क्या है या इसकी उपलब्धियां क्या हैं मिशन की? जो हाल में सर्वेक्षण किया गया है, तो पहले एक थेरेपी देख लो। हाल के सर्वेक्षण में पारंपरिक सर्जरी की तुलना में इंट्रा ओक्यूलर लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबंद सर्जरी के बाद उच्च सफलता दर की पुष्टि की है।
मोतियाबिंद सर्जरी के बाद खराब दृश्य परिणाम वाले मामलों में संचालित मामलों में अनुवर्ती महत्वपूर्ण कारक है। इतना कुछ कठिन रूप में नहीं करना है, सीधा ये लिखना है कि पहले जो परंपरागत सर्जरी हो रही थी आपकी, परंपरागत सर्जरी के स्थान पर कौन सी सर्जरी आ गई है? इंट्रा ओक्यूलर लेंस प्रत्यारोपण, ये सर्जरी अब वर्तमान में आ गई है। तो परंपरागत सर्जरी के स्थान पर इंट्राओक्यूलर लेंस सर्जरी आ गई है। इससे आने से क्या हुई है, मोतियाबिंद के जो इलाज हैं वह 93% तक सफल इलाज हो गए हैं, जो पहले कितने थे 7%। क्लियर। IOL प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद सर्जरी अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1994 में जो 9% थे आपके, वह आप कितने हो गए हैं, 93% हो गए हैं। पहले 1994 लगभग केवल 9% लोगों को मोतियाबिंद का इलाज हो रहा था, अब 93% लोगों की मोतियाबिंद का इलाज हो रहा है। 2009-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 92.5% मोतियाबिंद की सर्जरी की गई, जिसमें 95% IOL प्रत्यारोपण इशार की गई। 2009-10 में कितने की गई है, 92% लोगों की मोतियाबिंद की सर्जरी की गई है, जिसमें से 95% किस प्रणाली पर आधारित हैं, आपकी IOL प्रणाली पर आधारित हैं। जिला स्तर के अस्पतालों में 307 समर्पित नेत्र ऑपरेशन थिएटर और नेत्र वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसमें क्या किए जा रहे हैं भाई, अभी अपन ने क्या था, जिला स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो जिला स्तर में अस्पताल में 307 समर्पित नेत्र ऑपरेशन थिएटर और नेत्र वार्ड बनाए गए। सामान्य नेत्र विकारों के निदान उपचारों के लिए नेत्र संबंधी उपकरणों की आपूर्ति करना है। भाई वार्ड बना गए हैं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके लिए इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, उपकरण उपलब्ध कराने हैं। 2000 से अधिक नेत्र सर्जनों को IOL सर्जरी तथा अन्य सुपर स्पेशलिटी में प्रशिक्षित किया गया। देखो 3 चीजें आप इसमें सरल आप कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले इंफ्रा, ठीक है, रीजनल इंफ्रा, क्षेत्रीय अवसंरचना। दूसरे नंबर पर अपन ने क्या बोला, इनमें इंस्ट्रूमेंट। तीसरे नंबर पर क्या बोला अपन को, चिकित्सक। ठीक है, 3 चीजें हो गई हैं। उसके बाद इसके 2009-10 के दौरान 1,09,189 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। 3,86,000 3,86,2,970 स्कूली बच्चों की जांच की गई। ठीक है, बच्चों को अवर्तक किया गया। ये हो जाएगा आपका 3,86,02,970। ठीक है, ये आपके कार्यक्रम में प्रमुख क्या हो जाएंगी, उपलब्धियां हो जाएंगी। एक बार इसको पुनः देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया है तो चलो, अपन ने क्या देखा है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कब आया था ये, 1976 में आया। क्यों आया, किसके द्वारा लाया गया, 100% सेंट्रल प्रायोजित है। ठीक है, 100% केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। ठीक है, या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यह। क्यों लाया, क्या दर्शा रहा है, किसी देश में यदि दृष्टिहीनता है, समझना आप, किसी देश में यदि दृष्टिहीनता है तो दृष्टिहीनता का कारण क्या है, देश में सामाजिक और आर्थिक विकास ठीक नहीं हुआ है। इसका परिणाम भी क्या है, यही, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में दृष्टिहीन लोग, व्यक्ति योगदान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए सरकार इस मिशन के लिए लाई है भाई। कारण भी वही है, परिणाम भी वही हो रहा है उसका। इसमें क्या बताया गया है सरकार ने, कि जो अभी अजागरूकता है, कैसी अजागरूकता है, कि
दृष्टिहीनता का इलाज नहीं है, बल्कि सरकार क्या कर रही है, यदि व्यक्ति 90% तक, 80 से 90% भी दृष्टिहीन है, तो उसका इलाज करके उसे समाप्त किया जा सकता है या उसके प्रसार को रोका जा सकता है। ठीक है। अब इस मिशन के तहत सरकार ने क्या का उद्देश्य रहे हैं। सबसे पहले तो भाई अंधों की पहचान कर लूं या अंधत्व की पहचान कर लूं, उनके बैकलॉग को कम करना है। दूसरे नंबर पर प्रत्येक जिले में व्यापक नेत्र देखभाल सुविधाएं विकसित करना है। जो नेत्र देखभाल सुविधाएं विकसित कर ली हैं अपन ने प्रत्येक जिले में। तीसरा हो जाएगा नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन को विकास करना है, मानव संसाधन विकसित का हो जाएगा। उसके बाद प्रभावित आबादी की सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। जो आबादी प्रभावित हो रही है उसकी सेवा वितरण की गुणवत्ता में हमें सुधार कर देना है। उसके बाद हमारा क्या है, नेत्र देखभाल के लिए किसकी सहायता लेनी है, निजी संगठनों की भी सहायता लेनी है और स्वैच्छिक संगठनों की भी सहायता लेनी है। सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। विकेंद्रीकरण की नीति अपनानी है तथा क्षेत्र और जिले स्तर पर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास के लिए समर्पित संगठनों के बीच रेफरल, समन्वय और फीडबैक के लिए तंत्र स्थापित करना है। इसकी उपलब्धियां क्या हैं? उपलब्धियां हमने पहले बताया आपको। ये जो आपकी परंपरागत पद्धति चल रही थी उनसे उपचार ठीक नहीं हो रहा था, उनके स्थान पर कौन सी लाए, इंट्रा ओक्यूलर लेंस प्रत्यारोपण टेक्निक ले आए हम। क्लियर। इस तकनीक को लाने से क्या हुआ, 2007 में जहां 9% लोग अपने मोतियाबिंद का इलाज करवा रहे थे, वहीं 2011 में, 2007 नहीं, 1992 में 9% लोग अपने मोतियाबिंद का इलाज करवा रहे थे, 94 में। वही 2006-07 में कितने हो गए हैं, 93% हो गए हैं। 2009-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 92.5% मोतियाबिंद सर्जरी की गई, जिनमें से 95% किस पर है, IUL प्रत्यारोपण पर आधारित है। जिला स्तर के अस्पतालों में 307 समर्पित नेत्र ऑपरेशन थिएटर और नेत्र वार्ड बनाए गए हैं इसके तहत। ठीक है, ये हो जाएगा। और बाकी स्कूली टीचरों एवं अपन प्रशिक्षित कर रहे हैं इसके लिए कि आप जागरूकता फैलाइए। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, नेत्र सर्जनों जनों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा रहे हैं। ये क्या हो जाएंगी, इसकी उपलब्धियां हो जाएंगी। इसके बाद हम अपना अगला कार्यक्रम पर आते हैं, राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम। अब राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, एक व्यापक कार्यक्रम है। ठीक है। किसका है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसे कब प्रारंभ किया गया, आपका 2003-04 में प्रारंभ किया गया है। किसके लिए, जापानी इंसेफेलाइटिस अर्थात जेई अर्थात जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, कालाजार, लसीका, फाइलेरिया, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों रोकने और नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया। तो अपन को क्या करना है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम। कब आया भाई, 2003-04 में आया। कौन लाया, केंद्र सरकार लाई। किसके लिए लाएगी केंद्र सरकार, भाई जो वेक्टर से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए। कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जेई जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया आदि बीमारियां हैं, उनको रोकने के लिए शुरू किया गया। इसमें क्या था, पहले से कुछ मिशन चल रहे थे इसके, और इसके बाद कुछ मिशन इसमें शामिल कर लिए गए। तो सभी जितने मिशन चल रहे थे, मलेरिया के लिए अलग चल रहा था, फाइलेरिया ये अलग, डेंगू के लिए 2007 में अलग, जेई के लिए अलग, तो सभी को एकीकृत कर दिया था। ठीक है। पहला इसमें मिशन कौन था आपका, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1949 से 54 तक उड़ीसा में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुआ। देश का राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ आपका, 1955 में हुआ। आपका उड़ीसा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब चला, 1949 से 1954 तक। देश में यह कब प्रारंभ हुआ, 1955 में प्रारंभ हुआ। काय के लिए हुआ, फाइलेरिया की पहचान करने के लिए, उसके निदान के लिए, उसके टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए।
उसके लिए औषधियों के निर्माण करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक उसके निदान को पहुंचाने के लिए। ठीक है। अब आ जाएंगे अपन राष्ट्रीय मलेरिया रोधी नियंत्रण कार्यक्रम। तो मलेरिया रोधी नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आया। उसके बाद यह 3 प्रमुख गतिविधियों के आसपास आयोजित किया गया। कौन कौन सी 3 गतिविधियां की गई इसमें? कीटनाशक अपशिष्ट से स्प्रे के साथ डाइक्लोरो डाइक्लोरोडिफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन DDT का प्रयोग किया गया। ठीक है, स्प्रे के साथ। भारत में मलेरिया के मामलों में निगरानी रखने पर बल दिया गया। मलेरिया के मामले कितने अभी हैं, कितनी वृद्धि हो रही है, किन क्षेत्रों में इसकी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, किन क्षेत्रों में इसकी कम वृद्धि हो रही है, इसको इसके अंतर्गत देखा गया। तीसरे नंबर, रोगियों को का उपचार करने पर बल दिया गया इसमें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 नियंत्रण कारक, 3 चीज़ें आई हैं या 3 घटक हैं या 3 रूप से यह आयोजित हुआ है। पहला क्या है भाई? IRS जो कि स्प्रे है, इसमें किसको मिलाना है? DDT को मिलाना है। दूसरा क्या है? मलेरिया के मामलों निगरानी का, मलेरिया के मामलों में निगरानी करना है। तीसरा क्या है? रोगियों की उपचार करना है। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1953 में आया। नियंत्रण हो गया, अब उसका उन्मूलन करना होगा। तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब आएगा? 1958 में आएगा, 1958। ठीक है, 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। 1997 देश के उच्च संचरण क्षेत्रों में मलेरिया से निपटने के लिए विश्व बैंक की अतिरिक्त सहायता के साथ उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना शुरू की गई। कौन सी परियोजना शुरू की गई? उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना कब शुरू की गई? 1997 में की गई। किसके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त थी? तो आपके विश्व बैंक के द्वारा ऐसे वित्तीय सहायता प्राप्त थी। क्लियर? ये अब मलेरिया के लिए हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम डेंगू की रोकथाम। तो डेंगू के लिए जनवरी 2007 में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक दीर्घकालिक कार्य योजना विकसित की गई और कार्यान्वयन के लिए राज्य को भेजी गई। तो डेंगू के लिए रोकथाम के लिए योजना या मिशन कब आया? ये अब आपका वर्ष 2007 में आया। क्लियर है यहाँ तक? और इस मिशन में क्या था? सभी अस्पतालों में वितरण के लिए अप्रैल 2007 में डेंगू बुखार, डेंगू हेमरेजिक बुखार, डेंगू शॉक सिंड्रोम नैदानिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश राज्यों को वितरित किए गए। भाई डेंगू से संबंधित जो दिशा निर्देश थे वह आपके राज्यों के लिए भेजे गए कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन कीजिए या इन शर्तों का पालन कीजिए, आपके राज्य से डेंगू समाप्त होगा या डेंगू के मामलों में कमी आएगी या डेंगू का उन्मूलन होगा या नियंत्रण हो जाएगा। क्लियर? अब इसकी उपलब्धियों के पहले अपन एक बार इसके लिए और देखेंगे, क्योंकि अभी एक बार में तो आप सुन लोगे, मैं बोल दूंगा, याद तो हुआ नहीं आपके लिए, ना उतना समझ में आता है। तो पहले क्या रहता है, एक बार जरा जरा चीज़ें समझ लो, फिर उसके बाद उसके ऊपर अपन महल तैयार करेंगे, धीरे धीरे से उसे अपन और अंदर से याद करेंगे और उसमें क्या चीज़ें हैं जोड़ी गई हैं उन्हें याद करेंगे। अपन क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 2003-04 में आया। किसके द्वारा लाया गया? भाई आपके केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। क्यों लाया गया? विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे तो उसमें एकीकृत संरचना देनी थी, इसलिए आया। विभिन्न प्रकार के रोगों को नियंत्रित करने के लिए आया या उनके उन्मूलन करने के लिए आया। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं? तो भाई जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, ये इसमें शामिल हैं। तो आपका सबसे पहले फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? तो फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आया है आपका 1949 से 54 तक। कहाँ? उड़ीसा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रहा। 1955 में अपने भारत सरकार ने इसे प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मलेरिया के लिए क्या हुआ? तो मलेरिया के लिए सबसे पहले आया आपका 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। उसके बाद 1958 में आ गया। उन नियंत्रण कार्यक्रम में 3 रूपों में चलाया गया। IRS स्प्रे था, उसमें DDT को मिला दिया। दूसरे नंबर पर मलेरिया, भारत में मलेरिया के मामलों में
निगरानी रखी गई। तीसरे नंबर पर रोगियों का उपचार किया गया, उपचार पर बल। तो पहले डीडीटी में स्प्रे मिलाया, मामलों में निगरानी रख दी गई। फिर उसके बाद उनके उपचारों पर बल दिया गया। 1958 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1997 में क्या हुआ, उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना शुरू की गई। किसकी सहायता से की गई, विश्व बैंक की सहायता से की गई। कुछ क्षेत्रों में मलेरिया के मामले बढ़ रहे थे, विश्व बैंक ने कहा हम सहायता कर देंगे, आप कर दो नियंत्रण कार्यक्रम चालू, हो गया। डेंगू की रोकथाम के लिए वर्ष 2007 में कार्यक्रम आया। क्लियर। उसके बाद राष्ट्रीय वेक्टर जनित कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या हैं। भारत ने पिछले 15 वर्षों में मलेरिया के बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठीक है, पिछले 15 वर्षों में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है इसके बोझ को कम करने के लिए। यह बीमारी कम हो रही है, हालांकि वर्षों में रुक गई है। मिस कम हो रही थी अभी, अब इसकी स्थिति क्या आ गई है, इसमें स्थिरता की स्थिति आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। मीन्स अब कम नहीं हो रही है ये। 2015 तक मलेरिया की रोकथाम 25% तक कम करने के लक्ष्य के साथ मलेरिया के मामले में 25.33% की कमी आई है। 2007 में एक बेसलाइन तैयार की गई। ठीक है, कि 2015 तक अपन वो मलेरिया के मामलों में 25% की कमी करनी है। अपन और आगे निकल गए, अपन ने 25.33% की कमी कर दी 2015 तक। ठीक है, बेसलाइन क्या है आपका, 2007 के डेटा का बेसलाइन है। इसी तरह मलेरिया मृत्यु दर में 50% की कमी की तुलना में 2015 में कितनी, 78% की कमी कर दी है। अब ये समझ रहे हो ये डेटा आपको कहाँ लिखना है, जहां पर मलेरिया उन्मूलन और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम पड़ा था ऊपर, वहां लिखना है भाई इसका क्या परिणाम हुए, क्या उपलब्धियां हैं। तो अपन लिखेंगे 2007 की बेसलाइन के अनुसार 2015 तक का लक्ष्य रखा गया था, मलेरिया के मामलों में 25% तक की कमी आए करना है। लेकिन अपन ने उपलब्धि क्या दिखाई है, 25.33% की उपलब्धि दिखाई है। दूसरे नंबर पर था कि मलेरिया से मृत्यु दर में कितने 50% की कमी करना है, लेकिन इसकी तुलना में अपन ने कितनी कमी कर दी है, 78.1% की कमी कर दी है। हालांकि मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के लगभग मामले सामने आए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में कितने आए हैं, 5.12 मिलियन आए हैं। भारत का इसमें कितना स्थान है, 36% मामले भारत के हैं इसमें। तो अपन ये क्या लिखेंगे, उपलब्धि में नहीं लिखेंगे, ये उसके अपन सीमाओं में लिखेंगे। भाई WHO ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत मामले आए हैं, जिसमें द्वितीय स्थान पर लगभग 36% मामले भारत के हैं, प्रथम स्थान पर आपका इंडोनेशिया रहेगा। क्लियर। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लसिका फाइलेरिया की रिपोर्ट जनसंख्या कवरेज 2004 में 73% से बढ़कर 89% हो गई है। ये भी पॉजिटिव है भाई, ये फाइलेरिया में लिखेंगे हम कि जनसंख्या कवरेज कितनी हो गई है, 89% तक अपन ने इसमें जांच कर ली है। माइक्रो फाइलेरिया इधर कितनी हो गई है, घटकर 0.3% हो गई है भाई। उसके बाद हालांकि डेंगू और चिकनगुनिया जैसे अरबों वायरल रोगों के मामलों की जनसंख्या वृद्धि हुई है, विशेष रूप से देश के शहरी क्षेत्रों में। सीमाओं में ये लिखेंगे भाई फिर से कि देश के शहरी मामलों में चिकनगुनिया के मरीज बढ़ रहे हैं, अरबो वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं, अरबों वायरल रोगों के मरीज बढ़ रहे हैं। क्लियर। वर्षों में तेजी कार्रवाई, भारत ने कालाजार मामलों में 1992 के बाद से जो वर्तमान में 97% तक की कमी आ गई है कालाजार के मामलों में, ये भी क्या हो जाएगी, उपलब्धि हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम किस पर, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पर। तो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। इसे भारत में HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम के रूप में नाको द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो कभी भी आ जाएगा आपका 2 मार्कर में, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। ये क्या काम करता है भाई,
ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को चलाता है या उसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जो कब आया था आपका 1992 में आया था। कितने घटक या कितने चरण आ चुके हैं इसके? 5 चरण आ चुके हैं। पहला चरण 1992 से 97, दूसरा 1997 से 2002, 7 से 12, 12 से 17, 17 से 22 और 22 से अभी 5वां चरण देखते हैं। यह चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट कब आया? ये आपका 1992 से 99। ठीक है, इसमें पहले चरण में क्या किया गया? केवल जागरूकता और रक्त सुरक्षा केंद्रित था यह। इसमें जागरूकता और रक्त सुरक्षा पर यह केंद्रित किया गया था पहला चरण। क्लियर। दूसरा चरण कब आया आपका? 99 से 2006 तक आया। समता की रोकथाम, पहचान, उपचार के सातत्य में प्रशिक्षण हस्तक्षेप शुभारंभ देखा गया। मीन्स इसमें क्या गया? समता की रोकथाम करना है इसमें। दूसरे नंबर पर उसकी पहचान करना है, उपचार उपलब्ध कराना है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 3 2007 से 2012 कार्यक्रम प्रबंधन को जिला स्तर तक विकेंद्रीकृत किया गया। किस स्तर तक विकेंद्रीकृत किया गया? वैसे जिला स्तर तक पहुंचा दिया गया। कब आया? 2007 से 2012 में। चौथे नंबर पर 2012 से 2017 है। समेकन में बढ़ी हुई सरकारी फंडिंग इसमें आई। 2007 से 12 में क्या हुई? सरकारी फंडिंग बढ़ी इसमें। 5वां चरण कब आया आपका? 2021 से 26 तक। लेकिन ये याद रखना 2017 से 2019 तक बढ़ा दिया गया था इसके 2 वर्ष। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? कोविड-19 आ गया तो इसे फिर से बढ़ाया। तो यह इसका कब कर दिया? इसे 2021 तक कर दिया। क्लियर, ये हो जाएगा। तो इसके 5वें चरण के मार्गदर्शक सिद्धांत अपन को याद करने हैं। इसके कितने मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं? 8 मार्गदर्शक सिद्धांत पढ़ेंगे अपन इसमें। ठीक है, कौन कौन से हैं? लाभार्थी और समुदाय को केंद्र में रखना है भाई। जो भी इसका समुदाय पीड़ित है या जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित है, जो भी मरीज है या जो भी इस कार्यक्रम का लाभार्थी है, उसको केंद्र में रख के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है। रणनीतिक सूचना संचालन योजना कार्यान्वयन, निगरानी और मध्य पाठ्यक्रम को बढ़ाना है और सुधार करना है उसमें। उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रम प्रबंधन और समीक्षा के माध्यम से प्राथमिकता और अनुकूलन करना है भाई। कैसे प्राथमिकता देना है? उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रम को प्रबंधन करके कार्य प्राथमिकता देना है। महत्वपूर्ण समर्थकों के रूप में प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना है। साझेदारी को बढ़ाए और उसका दोहन करें। साझेदारी को बढ़ाना है, उसका दोहन करना है। लिंग संवेदनशील प्रतिक्रिया को एकीकृत करना है। क्लियर। 8वां क्या हो जाएगा? तकनीकी व्यवस्थाओं और संस्थाओं को बढ़ावा देना है। ये क्या हो जाएंगे? 8 उसके वो हो जाएंगे मार्गदर्शक सिद्धांत। किसके? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 5 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। या इसके उद्देश्य क्या है भाई नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के? भारत में HIV संक्रमण प्रसार को कम करना है। दीर्घ अवधि आधार पर HIV से निपटने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करना है। HIV के रक्त जनित संचरण को 1% से कम करने के लिए, समुदाय में 90% से कम जागरूकता का स्तर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 100 परामर्श और परीक्षण केंद्र स्थापित करना है। इसके क्या उद्देश्य हो जाएंगे? पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका? HIV संक्रमण प्रसार को कम करना है। दूसरा हो जाएगा दीर्घकालिक आधार पर HIV एड्स से निपटने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करना है। तीसरा क्या हो जाएगा? रक्त जनित संचरण है उसको 1% से कम करना है। चौथा क्या हो जाएगा? 90% से कम जागरूकता स्तर का को प्राप्त करना है। 5वां हो जाएगा प्रत्येक जिले में कम से कम 100 परामर्श परीक्षण केंद्र स्थापित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाएंगे हम HIV या एड्स की व्यापकता में वृद्धि शून्य स्तर पर प्राप्त करना, ये भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है या इसके अंदर क्या क्या क्रियाएं की जा रही हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत? एक्टिविटीज फॉर प्रिवेंशन में संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? पहले नंबर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनके लिए अपन जो क्या कार्य कर रहे हैं, इनके लिए अपन टारगेटेड इंटरवेंशन कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत उच्च जोखिम वाले समूह जैसे महिलाओं, यौन कर्मी, समलैंगिक पुरुष, ट्रांसजेंडर, हिजड़ा,
नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वाले और कुल आबादी तक और प्रवासी गतिविधियों में शामिल हैं। इसमें कौन कौन से शामिल हैं? समलैंगिक शामिल हैं, यौनकर्मी शामिल हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर शामिल हैं, प्रवासी लोग शामिल हैं, सुई सिरिंज विनियम कार्यक्रम, कंडोम प्रोग्रामिंग आदि। इनके लिए क्या कर रहे हैं अपन? दो कार्यक्रम लाए हैं। सुई सिरिंज विनियमन कार्यक्रम, सुई सिरिंज मतलब जो भी इनके व्यक्तियों सिरिंज का प्रयोग करेंगे वो केवल एक व्यक्ति के लिए करेंगे, इससे अधिक के लिए नहीं करेंगे। दूसरा क्या है? वो कंडोम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यौन संचारित संक्रमण प्रजनन पथ के संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है? HIV परामर्श और परीक्षण सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरे नंबर पर लो रिस्क पॉपुलेशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं? तो लो रिस्क पॉपुलेशन, कम जोखिम वाली आबादी के लिए अपन कौन सी गतिविधियां कर रहे हैं? समग्र ID और सामाजिक लाभमंद गतिविधियां कर रहे हैं। रक्त सुरक्षा, जैसे अपन जब ब्लड डोनेट करते हैं उसके समय अपन क्या कर रहे हैं? स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं और HIV के बारे में युवाओं के शोरों को भी संवेदनशील बना रहे हैं HIV को। क्लियर? उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरी एक्टिविटीज क्या है? एक्टिविटीज फॉर केयर एंड सपोर्ट। इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं अपन? कम लागत वाली देखभाल और सहायता सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। माता पिता से बच्चों में संचरण की रोकथाम उपलब्ध करा रहे हैं। HIV TB सह संक्रमण का प्रबंधन कर रहे हैं। अवसरवादी संक्रमणों का उपचार कर रहे हैं। CD4 काउंट की लैब सेवाएं ART प्रदान कर रहे हैं अपन। क्लियर? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिक्सिस प्रदान कर रहे हैं अपन। इंटरसेक्टरल कोलैबोरेशन के अंतर्गत क्या कर रहे हैं अपन? मंत्रालयों और विभागों के बीच भागीदारी के लिए बढ़ा रहे हैं। वर्क प्लेस इंटरवेंशन या सरकारी निजी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। पार्टनरशिप विद अदर स्टेक होल्डर, इवोल्वमेंट ऑफ PLHA अपन इसके अंतर्गत ला रहे हैं। PPP पर काम कर रहे हैं, सरकारी निजी भागीदारी पर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर अपन इसमें कार्य कर रहे हैं। बिल्डिंग कैपेसिटी में अपन क्या कर रहे हैं? संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं इसमें पहला। दूसरा है कार्यक्रम प्रबंधन निगरानी की गतिविधियां ला रहे हैं। तीसरा एड्स के टीके के लिए अपन पहल कर रहे हैं, अनुसंधान गतिविधियां कर रहे हैं। और लास्ट हो जाएगा आपका स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हो जाएगा। एक बार और देखेंगे अपन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम क्या है। तो यह वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया बहुउद्देशीय कार्यक्रम है जो भिन्न चरणों के रूप में क्रियान्वित या चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया गया। इसके 5 चरण देखे गए हैं। पहला चरण अपन ने कब देखा है? आपका 1992 से 1999। दूसरा देखा है अपन ने 1999 से 2007। तीसरा देखा है आपने 2007 से 2012। चौथा देखा है 2012 से 2017, जिसे बाद में बढ़ाया गया 2019 तक। लेकिन बाद में आपका आ गया क्या? कोविड-19 के कारण इसे 2 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया गया, तो 2021 तक ही बढ़ा। उसके बाद आया इसका 5वां चरण। 5वां चरण आया वर्ष इसका 2022 में, ठीक है। 2021 में आया और कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। इसके 8 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। लाभार्थी समुदाय को केंद्र में रखा गया है। रणनीतिक सूचना प्रणाली बनाई जा रही है। उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रम प्रबंधन समीक्षा के माध्यम से इसमें कार्य किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण समर्थकों प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा रहा है। साझेदारी को बढ़ाए उसका दोहन करने पर बल दिया जा रहा है। लिंग संवेदनशील प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करने पर बल दिया जा रहा है। तकनीकी व्यवस्थाओं या संस्थाओं को बढ़ावा देना, इस पर बल दिया गया। उसके बाद आ जाती है हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स पर। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके? भारत में HIV संक्रमण प्रसार को कम करना, ठीक है। दूसरा क्या है? दीर्घकालिक आधार पर HIV एड्स को निपटने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करना। HIV रक्त जनित संचरण 1% से भी कम करना। समुदाय में 90% से कम जागरूकता का स्तर प्राप्त करना। उसके बाद प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्वैच्छिक परामर्श परीक्षण केंद्र की स्थापना करना। क्लियर? इसके लिए अपन ने क्या कार्य किया? तो अपन ने अंडर NECP के तहत एक्टिव प्रिवेंशन के लिए पहला हाई रिस्क के लिए किया है, फिर लो रिस्क के लिए किया है। दूसरा क्या किया है? केयर एंड सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाया है।
सेक्टरल कोलैबोरेशन पर कार्य बल दिया है, बिल्डिंग कैपेसिटीज पर बल दिया है। क्लियर। तो ये क्या हो जाता है आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो आपका राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब आया आपका? 1997 में आया। ठीक है, 1997। जो पहले किस रूप में आया था, ये क्या है, उन्मूलन के रूप में आया। तो यह नियंत्रण के रूप में कब आया था आपका? 1962 में आया। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में आया, जो इसका वो परिवर्तित या परिवर्धित करके वर्ष 1997 में इसका नाम क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया है। किसके द्वारा? यह भारत सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है, जो इसके तपेदिक विरोधी प्रयासों को आयोजित करती है। क्लियर। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। किसके घटक के रूप में कार्य करता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के घटक के रूप में कार्य करता है, और देश में तपेदिक विरोधी गतिविधियों को तकनीकी और प्रबंध की नेतृत्व प्रदान करता है। क्लियर। यह किसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक घटक के रूप में कार्य करता है, और तपेदिक विरोधी जो गतिविधियां हैं उनके लिए प्रबंधकीय नेतृत्व के रूप में कार्य करेगा। क्लियर। इसके उद्देश्य क्या हो जाएंगे? तो इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा वही टीबी रोगियों में शीघ्र निदान, गुणवत्ता सुनिश्चित दवाओं, उपचार नियमों के साथ त्वरित उपचार करना है भाई। भाई शीघ्र निदान करना है, गुणवत्ता सुनिश्चित दवाओं को मीन्स गुणवत्ता पूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, उपचार नियमों के साथ त्वरित उपचार करना है। मीन्स जो उपचार नियम, जो नियमित उपचार है उनके अनुसार उपचार करो उनके। निजी क्षेत्र की देखभाल चाहने वाले मरीजों से जुड़ना है। उच्च जोखिम कमजोर आबादी के सक्रिय मामलों का पता लगाने और संपर्क का पता लगाने सहित रोकथाम की रणनीतियां इसमें बल दिया जाएगा। वायु जनित संक्रमण नियंत्रण पर बल दिया जाएगा। सामायिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए बहुक्षेत्रीय इसमें प्रतियोगिता शामिल की जाएगी। क्लियर। अब कार्यक्रम की संरचना क्या है? तो कार्यक्रम की संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर से लेकर उप जिला स्तर तक कितने 4 स्तरीय पदानुक्रमों के माध्यम से समझा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर क्या रहेगा आपका? देश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत यह टीबी विभाग के तहत इसके अंदर एक केंद्रीय टीबी प्रभाग है, उसके द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य स्तर पर क्या बनाई गई है? राज्य टीबी सेल। जिला स्तर पर जिला टीबी कार्यालय कार्यक्रम पर निगरानी रखेगा। राष्ट्र स्तर पर क्या हो जाएगा? राष्ट्र परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का टीबी प्रभाग इस पर निगरानी रखेगा। राज्य स्तर पर क्या बनाया गया है? इसमें राज्य टीबी सेल बनाई गई है। जिला स्तर पर क्या बनाया गया है आपका? जिला टीबी कार्यालय कार्यक्रम की गतिविधियों नियंत्रित किया गया है। उसके बाद उप जिला या ब्लॉक स्तर पर सहरोग, इसमें क्या की है? सहरोग इकाइयों के तहत गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, या उप जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर क्या बनाई जा रही हैं? सहरोग इकाइयां या टीबी यूनिट बनाई जा रही हैं, जो इस कार्यक्रम को नियंत्रित या क्रियान्वित करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण या सहरोग नियंत्रण कार्यक्रम। वर्तमान परिदृश्य में अपन क्या देखेंगे? जो आपका न्यू हेल्थ पॉलिसी 2017 आई थी, उसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्राप्त करने के लिए अपन को क्या करना होगा? जो ये राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसको गति प्रदान करनी होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई ये कार्यक्रम क्या है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, जो आपका राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब आया था आपका? 1962 में आया था। उसका ही क्या है? एक परिवर्तित रूप है, जो कब आया आपका? 1997 में आया। क्लियर। एक इसके किसके तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसको लाया गया है। उसके अंतर्गत इसमें साथ में उसका उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य सभी आपके मिशन के उद्देश्य समान ही रहेंगे। सबसे पहले टीबी की रोगियों की शीघ्र निदान करना है, उनका गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है, उपचार नियमों के साथ त्वरित उपचार उपलब्ध कराना है, निजी क्षेत्रों में देखभाल चाहने वाले मरीजों से जुड़ना है भाई, उच्च जोखिम कमजोर आबादी सक्रिय मामलों का पता लगाने और संपर्क का पता लगाने सहित रोकथाम रणनीतियां बनानी है, वायु जनित संक्रमण नियंत्रण करना है,
उसके अलावा सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए बहुत क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं को इसमें शामिल करना है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों के लिए? अब आगे आता है हमारी इसकी संरचना क्या है, तो इसे 4 स्तरों पर विभाजित किया गया है। यहाँ पर इसे नेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर किस में रहेगा ये, आपका परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय पर, राज्य स्तर पर राज्य टीबी सेल, जिला स्तर पर जिला टीबी कार्यालय कार्यक्रम कार्यालय, और ब्लॉक स्तर पर क्या बनाई जाएंगी, टीबी इकाइयाँ या टीबी यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। क्लियर? उसके बाद आ जाती हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एक क्या दोनों एक ही हैं क्या? दोनों में अंतर क्या है? देखो, जो आपके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, इसमें जितने भी टीकाकरण कार्यक्रम आते चलाए गए हैं भारत सरकार द्वारा वे सभी शामिल होंगे। चाहे आपका पल्स पोलियो अभियान हो, चाहे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हो, चाहे फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हो, चाहे सैरो उन्मूलन कार्यक्रम हो, चाहे डेंगू उन्मूलन कार्यक्रम हो, चाहे आपका एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हो, चाहे वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हो, वो शामिल होता है। चाहे आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम हो, किस में आएगा, आपका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आएंगे। तो कभी भी जब हमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम आता है तो उसमें भारत सरकार द्वारा टीकाकरण से संबंध में जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो सब लिखने हैं। क्लियर? अभी हमें क्या देखना है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करने वाले सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। किन के लिए है ये? नवजात शिशुओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए लक्षित करने वाले सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। यह सबसे लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक है। क्या है भाई? ये सबसे ज्यादा लागत प्रभावी है, सबसे अधिक लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक है, और 5 साल में कम से कम बच्चों की मृत्यु दर की कमी लाने में काफी हद तक जिम्मेदार है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा लागत प्रभावी है। 5 साल में इसके जो परिणाम आए हैं उसका ये परिणाम आया कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है, टीकाकरण में वृद्धि हुई है। 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम का जो पहले विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम आया था 1978 में, उसका 1985 में नाम करके क्या कर दिया गया था, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया था। ठीक है, 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम का नाम वर्ष 1985 में परिवर्तित करके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया। 1992 में जो बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम आया था उसको इसके हिस्से के रूप में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मिला। किसमें मिला दिया गया उसे, बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 1992। 1997 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को किसमें, राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने RCH पढ़ा था, वही है आपका राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया इसे। कब? 1997 में। उसके बाद सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का एक अभिन्न अंग बन गया। ये समय समय पर भिन्न भिन्न प्रोग्रामों का अंग बनता गया। जैसे 1992 में किसका बना है, बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का। 1992 में किसका बना है, बाल जीवन सुरक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व का। 1997 में किसका बना है, आपका RCH का बन गया। 2005 में किसका बना है, आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का बन गया। ठीक है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक माना जाता है भाई। ठीक है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं को, लगभग 2.5 करोड़ शिशुओं को, 3 करोड़ महिलाओं को, 2.9 करोड़ महिलाओं को लक्षित किया गया है इस कार्यक्रम के तहत। अर्थात यह भारत सरकार का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ऐसा कहा जाता है कार्यक्रम टीका रोकथाम अधिकतम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की दर में कमी लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सा कार्यक्रम है, आपका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है।
इसके अंतर्गत कितनी वैक्सीन को शामिल किया गया है? आपकी 12 वैक्सीन को शामिल किया गया है, या 12 टीकों को शामिल किया गया है। डिप्थीरिया, काली खांसी, धनु स्तंभ, पोलियो, खसरा, रुबेला, बचपन की तपेदिक का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस बी, मस्तिष्क आवरण शोथ, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रोटावायरस डायरिया, निमोकोकल निमोनिया, जापानी मस्तिष्क कोप इसमें शामिल किए गए हैं। वर्ष 2014 में पोलियो का उन्मूलन, 2015 में मातृत्व एवं नवजात टेटनस उन्मूलन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की प्रमुख 2 उपलब्धियां हैं, या 2 इसके मील के पत्थर हैं। इसके अलावा अपन ने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अपन ने डेटा पढ़ा है, उसको भी इसकी उपलब्धियों के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया आपका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम हो गया। तो अपन एक बार और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम क्या है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम वर्ष 1978 में एक्सपेंडेड विस्तारीकृत टीकाकरण कार्यक्रम आया था, जिसको 1985 में किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? आपका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। क्लियर? इस कार्यक्रम के तहत क्या उद्देश्य थे? इस कार्यक्रम को भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के तहत लगाया गया। इसके पहले इसके उद्देश्य देख लेते हैं। चलो ठीक है। इसे भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के तहत लगाया गया। 1992 में से बाल जीवन सुरक्षा एवं मातृत्व सुरक्षा ये तहत लाया गया। 1997 में से आपका RCH के तहत लाया गया। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत इसे लाया गया। उसके बाद अपन ने इसमें क्या देखा कि सरकारी आंकड़ा है कि 2.67 करोड़ बच्चे इस टीका इससे लक्षित हैं, रखे गए हैं, और महिलाएं लगभग 2.9 करोड़ महिलाएं इसके लक्ष्य में रखे गए हैं। इसके अंतर्गत 12 वैक्सीन है। डिप्थीरिया है, आपकी काली खांसी है, जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए वैक्सीन है, धनु स्तंभ के लिए है, पोलियो के लिए, खसरा के लिए है, आदि आदि इसमें रहेंगी। इसकी उपलब्धियां क्या लिख देंगे? जो आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का आंकड़ा पढ़ा है, कैसा? मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, और साथ में आपकी TRF जो कम हुआ है, टोटल TFR जो कम हुआ है, वो इसकी उपलब्धियां हो जाएंगी। और आपको स्पेसिफिक लिखना है तो 2014 में पोलियो का उन्मूलन हुआ है, 2015 में मातृ एवं नवजात टेटनस उन्मूलन हुआ है, मातृ एवं नवजात टेटनस उन्मूलन हुआ है। वह इसे कार्यक्रम का ही परिणाम है। क्लियर? इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, वह हम कल के लेक्चर में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहिए फास्ट IAS एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ।